बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कश्मीर भारत का ना कभी अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा, किसी को कोई शक न रहे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शोबे ताल्लुकात आमा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम की हिमायत से भरपूर जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। हुकूमत और अफवाज के दरमियान एक गैर सियासी रिश्ता होता है, उनको सियासी ना बनाया जाए। सियासी जमातें हमारी इस सोच को तक़वियत बख्शें। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद काबिल मज़म्मत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कश्मीर भारत का ना कभी अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा, किसी को कोई शक न रहे। भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से तवील दहशतगर्दी के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस विच आर लेड फ्रॉम द फ्रंट बाय द ऑफिसर्स। और अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की आगे बात करें तो फरवरी 2019 में पुलवामा में हिंदुस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी करके सोच समझ के, जिसके सबूत अभी उनके अपने गवर्नर सीतापाल मलिक और उनके एक्स आर्मी चीफ खुद दे रहे हैं, उन्होंने पूरी सोच समझ के मनसूबाबंदी के साथ वो आए तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस आर्म्ड फोर्सेस की आपके सामने है। तारीख इसकी गवाह है। हिंदुस्तान भी और बाकी मुल्क हैं दुनिया के, वो भी इसके गवाह है। और जहां तक कुछ नाकदीन का और भारत के प्रोपेगेंडे में लोगों का यह ख्याल है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान और भारत का दफाई बजट तो कई दहाइयों से उसमें फर्क है। पर कैपिटा फौजी पे जो खर्चा होता है वो तो कई दहाइयों से भारत का हमसे बहुत ज्यादा है। ना ये शक पहले किसी को था, ना अभी है और ना आइंदा रहेगा। और आखिर में इन सब चीज़ों को आप बालाए ताक भी रख दें तो पाकिस्तान फौज का एक एक सिपाही ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह के जज्बे से सरशार है। हम शहादत को आगे बढ़कर गले लगाते हैं। हम अपने जस्ते खाकी आए रोज इस जमीन में मिट्टी में डालते हैं और आप और कौम इस बात की गवाह है।
इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर राना शहजादुस्सलाम से भी हम मजीद इस हवाले से जानेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कश्मीर भारत का ना कभी अटूट अंग रहा है और ना कभी रहेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसका भरपूर जवाब मिलेगा। एक और बड़ी अहम चीज़ अगर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं अरूज, वो देखने में मिली कि दुश्मन को जो है वो वाज़ेह जवाब दे दिया गया कि अगर किसी भी मुहिम जोई की कोशिश आपने की तो पाकिस्तानी फौज इस बात की सलाहियत रखती है कि वो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुसकर उनको जवाब दे सकती है, और इसके मिसाल हमने फरवरी 2019 में देख ली है। और अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर राना शहजादुस्सलाम, उनसे मजीद इस हवाले से जानते हैं। जी राना शहजादुस्सलाम, मजीद आगाह कीजिएगा। जी अरूज, बिल्कुल आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी तैनाती के बाद पहली बार जो दफाई नामा निगार हैं उनको DGISPR ने ISPR रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में मीडिया ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सरगर्मियों और जो दहशत गर्दों के खिलाफ जारी IBO ऑपरेशन हैं और मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आगाह किया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने ब्रीफिंग के आगाज में मशरकी सरहदों जो भारत के साथ पाकिस्तान की सरहदें लगती हैं वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिस पर 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, तो रवां साल भारत ने 56 मरतबा जो है वो जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और 3 मरतबा जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने भारत के 6 जासूस जो है क्वाड काप्टर्स मार गिराए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन को 16 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया, जबकि भारत ने 1 मरतबा भी अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन को लाइन ऑफ कंट्रोल जो उनकी तरफ है मकबूजा वादी की जानब उस तक रसाई नहीं दी। तो ये वाज़ेह इंडिकेशन है कि भारत जो है वो मकबूजा गैर कानूनी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो जुल्म सितम के पहाड़ मजलूम कश्मीरियों पर तोड़ रहा है वो दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन को भी मकबूजा वादी के दौरे की इजाज़त नहीं दी। इसके अलावा मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो दहशत गर्दों के खिलाफ जो जारी ऑपरेशन है उसकी तफसीर बताते हुए ये कहा कि पिछले चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शरपसंदी और दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान ख़ास तौर पर दहशत गर्दों का टारगेट बना हुआ है। वह उसकी वजह है कि CPAC का जो मरकज़ है ग्वादर की बंदरगाह है, तो वो दुश्मन जो फोर्सेस हैं जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को ग्वादर की बंदरगाह को ऑपरेशनल करने और CPAC को ऑपरेशनल करने के खिलाफ हैं, तो वो बलूचिस्तान के अमन को जो है तबाह करने की कोशिश कर रही है। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सलाम ये भी आगाह कीजिएगा कि सोशल मीडिया के हवाले से भी हमने देखा कि बात की गई DGISPR के जानिब से कि इदारों को जो है वो बेजा तनकीद का निशाना जो है वो बनाना बंद किया जाना चाहिए, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से एक सवाल पर जवाब देते हुए DGISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो मुल्की इदारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जो नाम नहाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हैं वो दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे और तस्दीक किए बगैर जो एक मुहिम शुरू की है उसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जो मुल्की दाखिली और सलामती के हवाले से खारजी सलामती के हवाले से सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, और इस हवाले से जो मुल्की कानून है उसके अंदर रहते हुए हम जो ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो दुश्मन की एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं उनके खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक अपील की सियासी जमातों से कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। पाकिस्तान की फौज जो है वो अफवाज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं, सियासी तौर पर किसी भी मामले में फौज को मत घसीटा जाए। बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को तुर्किया के जेट तैयारे की पहली कामयाब परवाज पर मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पैगाम
प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलाशुबा हरजट तैयार की पहली परवाज़ तुर्की और तुर्की की दिफाई सन्नतों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि TFX मंसूबे में बरादर मुल्क तुर्की को मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में चीन की नाज़िम उल उमूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी, तिजारती और मालियाती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफ्रीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुताअद्दिद शोबों में जारी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताउन पर नाज़िम उल उमूर की कोशिशों की तारीफ़ की। चीन की नाज़िम उल उमूर ने दोनों ममालिक में दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा और पाकिस्तान के लिए चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। उधर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अपने दौरे में चीन की क़यादत से दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत और मईशत के साथ साथ दिफा के शोबों में भी ताल्लुकात मिसाली हैं, उनका कहना था। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साक़िब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आ गई है। मुबैना टेप में दोनों सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात असखुद नोटिस केसेस पर सुलह मशवरे कर रहे हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज मैं अर्ज करना चाहना था। हाँ, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख लेना जो भी वकील तलाकारे कहना जरा देख लेना। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। वे आउट है साढ़े को, अदरवाइज जो केस ही नहीं बनता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी दूसरा ख्वाहिश साहब, अगर कोई बंदा तैयार होवे मुनीर अहमद खान वाले ने इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दी ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक, थैंक यू सर। गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं कि कुछ लोग सियासी मामलात दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी मामलात को अदालत नहीं ले जाना चाहिए। लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज जारी होने वाली ऑडियो लीक से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदलिया को सियासी मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जदीद और सोशल मीडिया के दौर में किसी चीज़ पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। कुछ लोग इदारों के दरमियान महाजराई चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नज़रिए ज़रूरत के तहत किए गए फैसलों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक से माजी के बहुत से मामलात वाज़ेह हो रहे हैं। इस मौके पर मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि आज जारी होने वाली ऑडियो लीक से यह वाज़ेह हो रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो पर सो मोटो ले। उन्होंने कहा कि माजी में सियासी वर्कर्स की तौहीन अदालत पर सजाएं दी गई। ऑडियो लीक के मामले पर वज़ीर कानून रास्ता इख्तियार करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं साकिब निसार की ऑडियो सुनकर बहुत दुख हुआ। वो नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर तक चले गए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने 15 साल पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक मुझसे गिले शिकवे किए थे जो कि सरासर बेबुनियाद हैं। इनकी हकीकत में मीडिया पर भी बयान कर सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि आप नवाज शरीफ से बदला ले लिया और उनको सजा सुना दी है। अब कितनी देर इस जहर को पालते रहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि साकिब निसार की ऑडियो सुनकर बहुत दुख हुआ है। वह नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर तक चले गए हैं। अपने ट्वीट भी उन्होंने किया और उसमें कहा कि 15 साल पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक मुझसे गिले शिकवे किए गए थे जो कि सरासर बेबुनियाद हैं।
اس سے پہلے ہم نے آڈیو سنی جس کے اندر سابق جو چیف جسٹس ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خواجہ کلیم سے. اسی تمام تو صورتحال پر بات کرتے ہیں. سلمان غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, اس وقت یہ جو رجحان ہم دیکھ رہے ہیں آڈیو لیکس کا اور جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے, ایسے لوگ جن کا تعلق بھی نہیں ہے آئین و قانون کے ساتھ, کہیں ساس جو ہے وہ مشورے دیتی ہوئی نظر آتی ہے, کہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی اور رشتہ دار جو ہے اس تمام صورتحال پر بات کر رہا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے سر یہ معاشرہ ہمارا؟ دیکھیں, آج اگر ملک میں انتشار, خلفشار, تناؤ, ٹکراؤ اور ادارہ جاتی بحران نظر آ رہا ہے تو اس میں بعض عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے, اور جس کے تحت ماضی کے اندر کچھ لوگوں کو, کچھ پارٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, اور نواز شریف صاحب کی نااہلیت کا فیصلہ بھی اس میں شامل ہے. اور آج یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں وہ سارے کردار بے نقاب ہو رہے ہیں. دیکھیں, جس آڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ایک اہم عدالتی منصب پہ رہنے والی شخصیت کو اس طرح کا مشورہ دینا چاہیے. اور انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے ظاہر کیا ہے کہ وہ ماضی کے اندر بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ کنٹروورشل تھا, اس میں بھی فریق تھے, وہ آج بھی فریق ہیں, اور وہ جو مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں وہ مشورہ بھی پاکستان کے موجودہ چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے ہے. لہذا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ عدالت کی ساکھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کی ایک عزت و تقریب رہی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کی ہے. عدالتی فیصلے ہمیشہ ملک کے اندر استحکام کا باعث بنتے ہیں, لیکن جو صورتحال پیدا رہی ہے اور جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گیند جو ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی کورٹ میں ہے, اور وہ جو بھی فیصلے کریں, دیکھیں فیصلے ہونے چاہیے یہ عدل, انصاف اور زمینی حقائق کے عین مطابق, جس سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا اور جمہوری عمل آگے کی طرف چلے گا. 14 مئی کا فیصلہ جو تھا, 14 مئی کو تو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اس سے اداروں کی ساکھ بھی مجروح ہو رہی ہے اور خود ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی یہ سارے معاملات اثر انداز ہو رہے ہیں. صحیح. سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ آئے دن جو ہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, کیا سپریم کورٹ کو اس آڈیو لیک پر سموٹو نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیں, میں نے ابھی یہی بات کہی ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ایک عزت و تقریم ہے, اور پاکستان کے چیف جسٹس ایک اہم منصب پر قائم ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ایک جذباتی وابستگی رہی ہے کورٹ سے, لیکن ماضی کے اندر بھی کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس سے عدلیہ کی ساکھ مجروح ہوئی, اور اب بھی موجودہ عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے کچھ لوگ سرگرم عمل ہیں. اور یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ ہیں جو ماضی کے اندر بھی نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے میں فریق رہے ہیں, اور آج پھر پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو نہ صرف اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے, بلکہ فیصلے وہ کرنے چاہیے جو پورے پاکستان کے اندر استحکام کا باعث بنے, اس لیے کہ پاکستان کی ان عدالتوں کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے جدوجہد کی ہے, انہیں آزادی دلوائی تھی. پاکستان کی فورسز نے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے ہیں, اور چیف جسٹس کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, تجزیہ پیش کر رہے تھے سلمان غنی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سوڈان سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء جاری ہے. 211 مزید پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا تقریباً 500 پاکستانیوں پر مشتمل پہلا قافلہ گزشتہ روز جدہ جانے کے لیے خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچا تھا, اور اب تک تقریباً 700 محصور پاکستانیوں کو بحفاظت جدہ لے جانے کے لیے خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچایا جا چکا ہے. وزیر خارجہ نے محکمہ خارجہ سمیت سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی میں کردار ادا کرنے والے تمام افراد کی خدمت کو سراہا. انہوں نے محصور پاکستانیوں کے انخلاء میں معاون تمام دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب کا شکریہ بھی ادا کیا. ادھر سوڈان میں فائر بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس نے مزید 72 گھنٹوں کے لیے فائر بندی پر اتفاق کر لیا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ متحارب دھڑے 48 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد فائر بندی پر متفق ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سوڈان میں امن و استحکام اور لڑائی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا. سوڈانی فوج اور RSF نے عید الفطر کے موقع پر بھی 3 روز کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا تھا. خانہ جنگی کے باعث سوڈان سے غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے. غیر ملکیوں کو فضائی, سمندری اور زمینی راستوں سے سوڈان سے نکالا جا رہا ہے.
नाज़रीन, सवात धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबल में अदा कर दी गई है। इस नमाज जनाजा में IGP खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, दीगर सरकारी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पर मुश्तमिल 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी कम से कम वक्त में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला को पेश करेगी। सवात के इलाके कबल में थाना CTD की इमारत में धमाके से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 17 हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कबल सवात में जाए वक़ुआ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। ज़ख्मी कबल और सैयद शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि शदीद झुलसे हुए ज़ख्मियों को पेशावर बंद सेंटर मुंतकिल किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस स्टेशन में बाहर से किसी भी हमले के शवाहिद नहीं मिले। धमाका कंपाउंड में पड़े बारूद में हुआ। इसकी वजह धमाका के मवाद के करीब शॉर्ट सर्किट मालूम हो रही है। एक धमाके की वजह से दीगर धमाके हुए, जिसकी वजह से मरकजी इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ। CCTV कैमरों के फुटेज के मुताबिक किसी भी गैर मुतालिका शख्स ने CTD दफ्तर में घुसने की कोशिश नहीं की और न ही धमाके से पहले किसी किस्म की फायरिंग के इत्तलात हैं। किसी खुदकुश हमलावर का सर, धड़ और जिस्म के आज़ा भी नहीं मिले। ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। जाए वक़ुआ पर IED धमाकों की तरह कोई घड़ा भी नहीं पड़ा। TTP ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम तहरीक जहाद नामी तंजीम ने मुबैना तौर पर जिम्मेदारी का ऐलान किया है, जो खैबर पख्तूनख्वा के बजाय बलोचिस्तान में मुतहर्रिक है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मोहलिक बीमारी से मुतालिक आवाम को आगाही फराहम करना है। गुज़श्ता बरस दुनिया भर में 27 करोड़ से ज़ायद अफराद मलेरिया से मुतासर हुए, जिनमें 6 लाख से ज़्यादा अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया इन्फेक्शन केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बुखार, कपकपी, सरदर्द, मतली, कमर और जोड़ों में दर्द मलेरिया की बुनियादी अलामत हैं। मलेरिया बुनियादी तौर पर है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और उससे बचा किस तरह जा सकता है, इसी तमाम तर सवालों का जवाब जानते हैं। इस वक्त डॉक्टर मदीहा नज़र साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मलेरिया कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर हम इसकी एहतियात नहीं करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी, आज हम मलेरिया का डे मना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उन मुल्कों में आते हैं कि जहाँ पे मलेरिया की प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें कुछ हद तक वेदर का भी बिल्कुल रोल है कि हमारा वेदर जो है वो ह्यूमिड हो जाता है बारिशों के सीजन्स में, और उन दिनों में मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है। पानी खड़ा होने की वजह से भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और घरों में क्योंकि हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ नहीं करते, स्प्रेज नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी जो है मच्छरों की अफजाइश जो है वो हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ चुकी है। मलेरिया जी बिल्कुल ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब ये है कि ऐसी बीमारी की जो कि सफाई और कुछ मय्यज़ लेके रोकी जा सकती है। मलेरिया का बिल्कुल आपने सही अलामात बताई हैं कि बुखार होता है, कपकपी तारी होती है, ये तो इनिशियल सिम्टम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे मलेरिया अगर आपके जिस्म में फैलता जाता है तो उसके मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसमें उनका HB ड्रॉप कर सकता है, उसमें मरीज़ को जो है वो ज़हनी तौर पे अगर दिमाग पे मलेरिया का अटैक हो रहा है, जो कि फैल्सीपैरा मलेरिया के साथ ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से बेहोशी तारी हो सकती है, झटके लग सकते हैं जिसको हम सीजर्स कहते हैं, और पेशेंट जो है वो कंप्लीट कोमा में भी जा सकता है। ये एक, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है मलेरिया के साथ, बाजू का दूसरी इन्फेक्शन अगर शामिल हो तो। सही। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि अलामात जो हैं, जो सर दर्द है, बुखार है, वो तो इनिशियल है, आगे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है और पता नहीं चलता, वो क्या अलामात हो सकती हैं और एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, अलामात जो है ना वो ज्यादा तो बेहतर तो एक डॉक्टर ही आइडेंटिफाई कर सकता है। मरीज, आप पेशेंट्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर 24 आवर्स के अंदर उनका फीवर सेटल नहीं करता है तो उनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करना चाहिए। मलेरिया का बुखार, कुछ लोग इंटरमिटेंट फीवर होता है, थोड़ी देर होता है, फिर खुद से उतर जाता है और फिर उसके बाद दोबारा चढ़ जाता है, शिवरिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें, लेकिन बाज़ औक़ात एटिपिकल से सिम्टम्स होते हैं, तो वो डॉक्टर बेहतर आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर फीवर ना उतरे ना तो जरूर डॉक्टर से करना चाहिए। और एहतियाती तदाबीर जी यही है कि फुल बाजू की शर्ट्स पहने, अगर आप आउटडोर जा रहे हैं तो घरों में अपनी जगह को हवादार रखें, ज्यादा स्टफिंग चीजों की ना करें, विंडोज जो हैं उनको अगर ओपन करते हैं उसके बाद स्प्रेस करें, अपने कपड़े जो हैं उनको अच्छी तरह झाड़ के पुराने मतलब ये खेस वगैरह जब निकालते हैं उन जगहों को ना, क्योंकि हमारा बाहर चाहे मौसम ऐसा हो जाए कि
زیادہ ٹھنڈ ہو یا زیادہ گرمی ہو، مچھر نہ ہو، لیکن اندر ضرور کلائمیٹ مچھروں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ وہاں زیادہ سروائیو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ نظر صاحبہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں ملیریا سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اس حوالے سے۔ ناظرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں حفاظتی ٹیکوں کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے مالک عمر۔ ماہرین صحت کے مطابق بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی اہمیت کو تاحال مکمل طور پر نہیں سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے تحت دنیا کے بیشتر ممالک میں اپریل کے آخری عشرے میں حفاظتی ٹیکوں کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ رواں سال یہ ہفتہ بگ کیچ اپ کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی کوشش ہے کہ کورونا کے دنوں میں متاثر ہونے والا ویکسینیشن کا عمل ایک بار پھر اپنی ڈگر پر آ سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے وبا میں ویکسینیشن سے محروم رہ جانے والے لاکھوں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں۔ This World Immunization Week, WHO is highlighting the big catch-up, our year-long effort with countries and partners to get immunization back on track. Our focus is on catching up the millions of children who missed out on life-saving vaccines during the pandemic. بچوں میں قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ جلد بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پولیو، تشنج، ہیپاٹائٹس، ٹی بی، کالی کھانسی، خسرہ، نمونیا اور گردن توڑ جیسی بیماریوں سے لاکھوں بچے ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان اموات کی بڑی وجہ حفاظتی ٹیکے نہ لگوانا ہے۔ لوگوں میں اس حوالے سے شعور اور آگاہی کو فروغ دے کر اموات کی شرح کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور عید کی ہے آخری چھٹی جو تفریح کا بن گیا فائنل راؤنڈ۔ اسلام آباد میں کیا بچے کیا بڑے سبھی پارکس میں نکل آئے۔ شہری کس طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندہ مریم ملک کی اس رپورٹ میں۔ عید پر کھانا پینا بھی ہو گیا، ملنا ملانا بھی، چھٹی مگر اب بھی باقی تھی، سو اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر بھیڑ لگ گئی۔ پاکستان مونومنٹ پر کیا بچے کیا بڑے سبھی پہنچے۔ جدید شہر کا نظارہ کرنے کے ساتھ میوزیم جا کر تاریخ میں جھانکنے کا موقع بھی ملا، سیلفیوں کا دور بھی خوب چلا۔ آج ہم لوگ پاکستان مونومنٹ آئے تھے، ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن اچھا ہے، اوور آل اچھا ایکسپیرینس ہے ہمارا۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یعنی گرمی بھی ہے، دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ ہوا تیز ہے۔ ہم لاہور میں نہیں پھرے کہ ہم اس بار اسلام آباد میں جا کے گھومیں گے۔ کسی کو اگر بھوک نے ستایا تو مختلف سٹالز پر اس کا بندوبست بھی موجود تھا۔ شہریوں کا کہنا تھا عید ختم ہونے کے بعد بھی ایک چھٹی اور ملنا غنیمت سے کم نہیں تھا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین اب آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تربت اور مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہی۔ اور موسم کی خبروں کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔